नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने की बैठक। अब केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उठाएंगे मामला। हरियाणा में दूसरे चरण के पंचायत चुनाव 12 नवंबर से। राज्य चुनाव आयुक्त ने किया ऐलान, पहले चरण के नामांकन आज से। और वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलजुल कर करेंगी काम। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देश किए जारी। अब समाचार विस्तार से। सतलुज यमुना लिंक नहर के विवाद को सुलझाने के लिए आज पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने चंडीगढ़ में हरियाणा निवास पर बैठक की। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दोनों प्रदेशों की ये बैठक बुलाई गई थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने में हरियाणा और पंजाब को आपसी सहमति से मुद्दा सुलझाने का निर्देश दिया था। इसी को लेकर आज की बैठक की गई थी। आज केवल नहर निर्माण पर बातचीत हुई है, पानी के संबंध में बातचीत बाद में की जाएगी। लेकिन उस बैठक में कोई इस प्रकार का विषय सहमति का तो नहीं बन पाया है कि एसवाईएल बनाने के लिए कोई रास्ता पंजाब हमको सुझाए या हमारे सुझाव पर पंजाब उसको सिरे चढ़ाए, क्योंकि उन लोगों का मत पानी के बंटवारे का ये पहले रखने का था। हमारा मत, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी वर्डिक्ट दिया है अपना एसवाईएल बनाने का, तो जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है उस पर ही बातचीत की जाए, इस पर उनकी सहमति नहीं थी। इस दौरान मनोहर लाल ने कहा कि एसवाईएल पर वर्षों से विवाद चला आ रहा है। मंत्रियों से लेकर कमीशन और ट्रिब्यूनल तक इन पर बैठकें कर चुके हैं, पर मसला हल नहीं हुआ। इस मुद्दे को अब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने रखेंगे। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बैठक के बाद प्रेस वार्ता कर कहा कि आज हुई हरियाणा के साथ बैठक में एसवाईएल मामले पर सहमति नहीं बन पाई है। 1981 से चल रहे इस मुद्दे पर कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं, पर कुछ हल नहीं निकला। कि हरियाणे नूं जे पानी की घाट है, हरियाणे के लोगों को पानी चाहिए सिंचाई वास्ते या जिहड़े मर्जी इस्तेमाल वास्ते, तो पंजाब ते हरियाणा दोनों स्टेटां प्रधानमंत्री जी को चलते हैं, नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने दस दिंदे आ ते नरेंद्र मोदी जी हरियाणे वास्ते कोई यमुना चों या गंगा चों उधरों प्रबंध कर देन, साडे कोले पानी है नहीं। मान ने कहा कि अगर मामले का हल नहीं निकलता है तो इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखेंगे, वही इसका हल निकाल सकते हैं। करीब 2 घंटे चली बैठक में दोनों प्रदेशों के अधिकारियों की टीमें भी मौजूद रहीं। दोनों राज्यों की सरकारों को 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करने हैं। 3 नवंबर को होने वाले आदमपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस और इनेलो के उम्मीदवारों ने नामांकन किया। कल इन नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 17 अक्टूबर तक कोई भी प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकता है। उपचुनाव को लेकर अब तक 4 प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। आज इनेलो प्रत्याशी कुर्रा राम ने पूर्व सीएम ओपी चौटाला, इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला की मौजूदगी में नामांकन भरा। उधर कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश का नामांकन दाखिल करवाने के लिए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हिसार पहुंचे। हरियाणा में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की घोषणा कर दी गई है। इसमें 9 जिलों में चुनाव करवाए जाएंगे। इससे पहले 9 जिलों में पहले फेज में पंच, सरपंच के लिए 2 नवंबर को मतदान होगा। बाकी बचे 4 जिलों में मतदान तीसरे चरण में करवाए जाएंगे। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि पहले चरण का मतदान 30 अक्टूबर और 2 नवंबर और दूसरे चरण में मतदान 9 अक्टूबर और 12 नवंबर को है। अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत, ये अब दूसरे फेज में इनमें जो भी पंचायत समितियां हैं उनके सदस्यों का, जिला परिषद हैं उनके सदस्यों का, और जितनी पंचायतें, ग्राम पंचायतें इसमें आएंगी उनके पंचों और सरपंचों का चुनाव। उन्होंने कहा कि आदमपुर उपचुनाव के चलते हिसार और फतेहाबाद में चुनाव तीसरे चरण में होंगे। वहीं फरीदाबाद और पलवल में प्रशासनिक कारणों के चलते चुनाव अगले चरण में करवाने का फैसला किया गया है। उधर हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर आज घोषणा की जा सकती है।
वॉशिंगटन में जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय में तकनीक, वित्त और शासन व्यापक प्रभाव विषय पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंची भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत डिजिटल क्षेत्र में वैश्विक मानदंड स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश को विश्वास है कि वह भू राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना करने में सक्षम है। वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावनाओं पर सीतारमण ने कहा कि दुनिया के सभी देश भारत की उपलब्धियों को मान रहे हैं, जो इस बात का निर्विवाद प्रमाण है कि भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले समय में हर लिहाज से मजबूत होगी। Completely indigenous technology that we can now provide 5G for countries which they want, with whoever wants it. So our 5G is not imported from somewhere else, it's our own, product. वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 2 वर्षों के घटनाक्रम के बाद आए विश्वास के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर प्रदर्शन कर रही है और संभावित वैश्विक मंदी में भी भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़त जारी रहेगी। सीतारमण ने कहा कि 2014 में सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था का डिजिटीकरण शुरू करने के बाद शुरुआत में लोगों में जो आशंकाएं थी उसे डिजिटल तकनीक की मदद से दूर कर दिया गया। मोदी सरकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में तकनीक के उपयोग से सुशासन का लक्ष्य हासिल किया जा रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलजुल कर काम करेंगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने पराली जलाने के मुद्दे से निपटने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने आज नई दिल्ली में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देश जारी करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन निर्देशों के अनुसार धान की परालियों को टिक्कियों में बदलने और उन्हें विशेष प्रकार के रसायन शामिल करके उन्हें ताप विद्युत उत्पादन संयंत्रों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने के लायक बनाने के सिलसिले में एक मुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस वित्तीय सहायता का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र के जिलों में पराली जलाने की गतिविधियों को रोकना है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि देश के उत्तरी भागों में पराली का जलाया जाना सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे पराली जलाना बंद कर दें और इसके दूसरे ढंग से इस्तेमाल को बढ़ावा दें। उन्होंने कहा कि सरकार दिल्ली और राजधानी क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्लीन इंडिया दृष्टिकोण को पूरा करेगी। वहीं दूसरी ओर भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की 17वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वन्य जीव संरक्षण और भारतीय सोन चिरैया को बचाने से संबंधित विभिन्न नीतिगत मामलों पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान सोन चिरैया के संरक्षण के लिए प्रजनन केंद्रों की स्थापना के लिए प्रस्ताव भेजने को कहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुना कार्य योजना की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि यमुना और घग्गर नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए योजनाएं बनाएं, क्योंकि ये हमारी राष्ट्रीय संपदा है। उन्होंने कहा कि नई योजनाएं बनाएं ताकि दूसरे राज्य भी हरियाणा का अनुसरण करें। इसके अलावा पानी को उपचारित कर इसका पुनः उपयोग हो, इस दिशा में अधिक से अधिक कार्य किया जाना चाहिए। उपचारित पानी का अधिक से अधिक पुनः उपयोग सिंचाई, थर्मल पावर प्लांट, औद्योगिक व बागवानी जैसे क्षेत्रों में हो सके, इसकी भी व्यापक स्तर पर योजनाएं बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि घग्गर व यमुना ही हरियाणा की 2 प्रमुख प्राकृतिक नदियां हैं, इनका संरक्षण जरूरी है। यमुना कार्य योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हरियाणा के साथ लगते पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों के साथ ही संयुक्त बैठक की जानी चाहिए। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा है कि स्वच्छता अभियान को और गति प्रदान करने और प्रदेश में कचरे के निस्तारण के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। प्रारंभिक चरण में भिवानी, सिरसा और करनाल क्लस्टर में ये प्लांट स्थापित होंगे। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई सचिवों की समिति में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधार पर एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के अंतर्गत इन 3 क्लस्टरों के लिए 3 कार्यान्वयन एजेंसी के चयन को मंजूरी प्रदान की गई। कौशल ने कहा कि सभी जिलों को 13 क्लस्टरों में बांटा गया है। इन क्लस्टर में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी। यह परियोजनाएं ओपन टेक्नोलॉजी पर आधारित होंगी। ओपन टेक्नोलॉजी में एजेंसी द्वारा कचरे के निस्तारण के लिए बायोमेथनेशन प्लांट, कंपोस्ट प्लांट और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित किए जा सकेंगे।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि एजेंसी द्वारा कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन, कचरे को द्वितीय स्तर तथा प्लांट तक पहुंचाना सख्ती से सुनिश्चित किया जाए ताकि निवासियों को किसी प्रकार की परेशानी न होने पाए। इन गतिविधियों में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भिवानी क्लस्टर में 5 शहरी स्थानीय निकायों को शामिल किया गया है। इसी प्रकार करनाल क्लस्टर में 16 तथा सिरसा में 3 शहरी स्थानीय निकायों को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अक्टूबर को आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया है। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 94वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम देश भर के विभिन्न सुझावों और विचारों से संबद्ध होता है तथा सामूहिक प्रयासों की प्रेरणा देता है, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव आए हैं। उन्होंने कहा कि वह इस महीने की कड़ी के लिए लोगों से सुझाव प्राप्त करने के उत्सुक हैं। लोग नमो ऐप MyGov ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भी डायल कर प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 28 अक्टूबर तक खुली रहेगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और SMS लिंक प्राप्त होने पर सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं। और अब खबरें फटाफट। देश में अब तक लगाए जा चुके हैं 219 करोड़ 21 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 2678 लोगों में हुई संक्रमण की पुष्टि। पंजाब में ETT कॉडर के 5994 पदों पर भर्ती का शेड्यूल जारी। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा 14 अक्टूबर से 10 नवंबर तक ऑनलाइन होंगे आवेदन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज असम में वर्चुअल माध्यम से किया कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।